Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of November 2025. 18 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। शॉर्ट्स भी हम बना रहे हैं जिसमें हम 1 मिनट में पूरा एनालिसिस करते हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। प्लस नोट्स जो हम अपडेट कर रहे हैं रेगुलरली TEMSIS.com की वेबसाइट पे, तो वो भी आपके काम आ रही होगी। तो आई होप आपको ओवरऑल ये पूरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, एंड उस एफर्ट के लिए अगर आप लोग लाइक कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ लाइक और शेयर अपनी तरफ से ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें वेबसाइट को, जिन्होंने नहीं किया तो कर लें। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। फ्रंट पेज में 2 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, दोनों मैंने नोट्स में नहीं डाले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की टॉप वो थी, पहले प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और उनके साथ फॉर्मर होम मिनिस्टर जो थे असदुज्जमान खान कमाल जो थे, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया है ऑन मंडे, फाइंडिंग देम गिल्टी ऑन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द स्टेट क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट अपराइजिंग। तो स्टूडेंट अपराइजिंग 2024 में जो हो रही थी, उसमें जो क्रैकडाउन किया गया था स्टेट के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और होम मिनिस्टर के द्वारा, फॉर दैट रीजन देवर मतलब उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। हालांकि शेख हसीना अभी भारत में है, तो अभी एक्स्ट्राडिशन के ऊपर कुछ बात नहीं चल रही कि किस तरीके से एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, किया ही जाएगा कि नहीं किया जाएगा, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बस यही कमेंट किया कि वी स्टैंड फॉर द पीस ऑफ बांग्लादेश एंड ऑल, बट ओवरऑल ये चीज़ हुई है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो न्यूज़ में थी फ्रंट पेज की, वो थी ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट आप सबको पता है कि ट्रेड डेफिसिट में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट का और दूसरा कंपोनेंट होता है इम्पोर्ट्स का, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करने पर अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम ट्रेड सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट अगर किसी कंट्री के ज़्यादा है और इम्पोर्ट किसी कंट्री के कम है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री के कम है और इंपोर्ट किसी कंट्री के ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू है E-I की, ये निगेटिव आएगी, है ना। आप देख लो खुद ही करके कि अगर एक्सपोर्ट कम है, ये अगर E कम है और I ज़्यादा है, तो ये E-I की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट, याद रखिएगा। और बहुत कारणों से ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव आता है। सबसे बड़ा रीज़न तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो चूंकि इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल, एंड एक्सपोर्ट हमारा रिसेंटली थोड़ा प्लम डाउन, थोड़ा घटा है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ट्रेड ड्यूटी हो। तो एक्स्ट्रा अगर ट्रेड ड्यूटी लगाई जाएगी तो उससे भी हमारे गुड्स थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड फॉर दैट रीज़न हो सकता है वो कम कॉम्पिटिटिव रहें तो कम एक्सपोर्ट हो। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने हिंदू के ऐसे हिंदू PIB न्यूज़ ऑन AIR ये सारे ले लिए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कवर्ड हैं, ठीक है ना। चाहे वो हिंदू में एनालिसिस में हो चाहे ना हो, या फिर शायद कल परसों आए, ठीक है, तो वो भी आज आपके कवर हो जाएंगे। तो आगे आप मूव करिए। यहाँ पे सेंटर अनाउंसेस गोपाल रत्न अवार्ड्स, आपको दिख रहा होगा सेंटर ने अनाउंस किया है गोपाल रत्न अवार्ड। तो ये क्या है गोपाल रत्न अवार्ड, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये याद रखिएगा कि गोपाल रत्न अवार्ड जो है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, याद रखिएगा। दिस अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है ना। एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा ऑन नवंबर 26 नवंबर को किया जाएगा। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे होता है, याद रखिएगा। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन वाला तो होता ही है, बट ये नेशनल मिल्क डे अगर अलग से भी आपको याद रखना है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 2025 के जो विनर्स हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं गोपाल रत्न अवार्ड में। इसमें डेयरी फार्मर, जो बेस्ट डेयरी फार्मर है, उनका नाम है अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर महाराष्ट्र के, रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रेयरिंग इंडिजिनस ब्रीड्स। इन्होंने इंडिजिनस ब्रीड्स को रेयर किया था इन सब में। तो अरविंद यशवंत पाटिल, याद रखिएगा, कोल्हापुर से। एंड बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ली गई है वो है मीनांगड़ी शीरोल पदक सहकरण संघम लिमिटेड। ये वायनाड केरला की एक समिति है, मीनानगढ़ी शिरोल पदक, ठीक है ना। एंड इट वाज द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव डेयरी मैनेजमेंट एंड फार्मर सपोर्ट। देन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में अवार्ड कर देखें तो बेस्ट फार्मर विजय लता है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के। एंड बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है कूल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति,
ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स तो नहीं याद रखना, बट याद रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग मिनिस्ट्री जो है उसने किया था। अगला न्यूज है जो है वो है ट्रेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस फ्लैग्ड एट COP30। तो COP30 पहली चीज तो कहाँ हो रहे हैं, बेलेम ब्राजील में हो रहे हैं। और वहां पे बेलेम ब्राजील में डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने कहा है कि भाई ट्रेड रिलेटेड जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स है, यानी कि ट्रेड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेंगे क्लाइमेट एक्शंस का, ट्रेड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट एक्शंस का, उसको डिस्कस किया है। एक्चुअली में यहाँ बात चल रही कि डेवलप्ड कंट्रीज कई बार क्लाइमेट एक्शंस के नाम पे ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो कि ट्रेड के लिए सही नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल EU का जो CBAM है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसमें EU ने कहा है कि भाई अगर आपने कार्बन एमिशन किया किसी गुड को प्रोड्यूस करने में, फिर आपने अगर वो गुड्स यूरोपियन यूनियन को बेचा, तो यूरोपियन यूनियन उसमें ड्यूटी लगाएगी इन द इक्विवेलेंट अमाउंट जितना कि आपने प्रोड्यूस किया होगा कार्बन एमिशन, ठीक है ना। तो आप देखो इससे नुकसान क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे गुड्स जो EU के मार्केट में जाएंगे वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अलग से हमारे ऊपर ड्यूटी आएगी। आगे पूरी वैल्यू चीजें लिखी हुई हैं, बट ओवरऑल की डिमांड्स यही है कि COP30 में डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि भाई हर साल डायलॉग हो, ताकि क्लाइमेट एक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेड के ऊपर वो भी देखा जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाना भी जरूरी है। अदरवाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो डेवलप्ड हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी तो हक है ना भाई कि डेवलप करने का। तो ऑथर ने वही कहा है यहाँ पे, इंडिया जैसी कंट्रीज ने और डेवलपिंग कंट्रीज ने ही कहा है कि ट्रेड और क्लाइमेट इशूज बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह के कार्बन मेजर्स लगाते हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस के ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बेसिकली उनका ट्रेड और ये सब हैम्पर हो जाएगा, एंड दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो, एंड इट विल बी। वही ऑथर ने कहा कि इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई क्लाइमेट फिनेंस में गैप्स हैं, आप क्लाइमेट फिनेंस कर नहीं रहे हो, ठीक है। ऊपर से इनसफिशिएंट सपोर्ट मिल रहा है मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए, देयर इज इनसफिशिएंट सपोर्ट फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। फिर आप ट्रेड बैरियर्स भी लगा दोगे, जैसे CBAM, ये सारे टूल्स हैं, तो दीज आर ट्रेड बैरियर्स, और ये क्लाइमेट एक्शन के नाम पे लगाए जा रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली ट्रेड बैरियर्स। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। इसके अलावा COP30 में एक और चीज लॉन्च हुई, देखो लिखा भी है, लॉन्च ऑफ द फोरम फॉर क्लाइमेट एंड ट्रेड कोऑपरेशन, मतलब कि क्लाइमेट और ट्रेड कोऑपरेशन के ऊपर एक फोरम बनाया गया है, एंड हैड बीन लॉन्च्ड बाय COP30 प्रेसिडेंट आंद्रे लैगो, ब्राजील। याद रखिएगा क्लाइमेट एंड ट्रेड कोऑपरेशन के लिए फोरम भी लॉन्च किया गया है, विच विल प्रोवाइड अ डायलॉग फॉर ट्रेड क्लाइमेट इश्यूज। ट्रेड और क्लाइमेट इश्यूज के लिए डायलॉग प्रोवाइड करेगा, डायलॉग प्लेटफॉर्म रहेगा, एंड डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में टेंशन जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट एक्शन, उनको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। एंड ब्राजील ने होप्स टू यूज दिस फोरम टू एस्टैब्लिश अ 3-year डायलॉग प्रोसेस। ब्राजील बेसिकली चाहता है कि 3 साल का एक डायलॉग प्रोसेस बन जाए थ्रू दिस फोरम फॉर क्लाइमेट एंड ट्रेड कोऑपरेशन, एंड ताकि फेयर ग्लोबल ट्रेड रूल्स बन सकें, ठीक है। EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक टैक्स है, बॉर्डर कार्बन टैक्स है, जो कि इंपोर्ट्स पे लगाएगा EU। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का ये कहना है कि भाई ये जब लगेगा तो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, सारी इंडस्ट्रीज हैम्पर होंगी, और लगभग 301 मिलियन यूरोज का हमको एनुअल CBAM फीस लगभग देना पड़ेगा। तो ये एक अनफेयर डिसएडवांटेज मैकेनिज्म है जो कि हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल कि ट्रेड कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइमेट एक्शंस के नाम पे अनफेयर ट्रेड रूल्स बना दिए जाएं, ठीक है। साइंस सेगमेंट में एक न्यूज है, व्हाट आर यूनेस्कोज न्यू गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो यूनेस्को जो है एक बॉडी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने गाइडलाइंस दिए हैं फॉर द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। अब क्या गाइडलाइंस दिए हैं, याद रखिएगा पहली चीज तो यूनेस्को ने पहले ग्लोबल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क बनाया है ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी, मतलब कि पहली ग्लोबल बॉडी है जिसने नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क बनाया है ऑन न्यूरो टेक्नोलॉजी एथिक्स, है ना। न्यूरो टेक्नोलॉजी और उससे उठने वाले एथिकल कंसर्न्स जो है उसके ऊपर बनाया है बेसिकली। तो पहली चीज तो न्यूरो टेक्नोलॉजी है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी बेसिकली वो साइंस है, यानी कि डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ये प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, विच एक्सेस
असेस और एक्ट ऑन न्यूरल सिस्टम, जो कि हमारे न्यूरल सिस्टम पे काम करते हों, स्पेशली ब्रेन पे। एग्जाम्पल जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना दिया, न्यूरल इम्प्लांट्स ब्रेन के अंदर कुछ डाल दिया, एआई असिस्टेड न्यूरो इमेजिंग अगर कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है ट्यूमर्स डिटेक्ट करने में, स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करने में, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के रूप में, मेंटल हेल्थ एंड पैलिएटिव केयर के नाम पे, कॉग्निटिव इन्हांसमेंट के नाम पे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ब्रेन असेस कर सकते हैं या ब्रेन एक्सेस कर सकते हैं, न्यूरल इम्प्लांट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी डिवाइस या प्रोसीजर के थ्रू वो सारा आएगा किसके अंदर? न्यूरो टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि क्यों ये फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, तो सबसे पहली बात न्यूरोटेक से होने वाले रिस्क्स को मतलब समझने के लिए और उनको मिनिमाइज करने के लिए इस फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। क्यों? सबसे पहले न्यूरोटेक के रिस्क क्या है? क्योंकि आप बेसिकली यू आर प्रोफाइलिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन ब्रेन सिग्नल्स, एंड ब्रेन डेटा का यूज हो सकता है फॉर परसुएसिव मैसेजिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम डिसीजंस, एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग। ये सारी चीज़ें के लिए आप ब्रेन डेटा का यूज कर सकते हो। इट ऑल्सो रेजेस फियर्स ओवर मेंटल प्राइवेसी। एक तो मेंटल प्राइवेसी का भी इशू था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का इशू था, ह्यूमन ऑटोनॉमी का इशू था, एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी का इशू था, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने, यूनेस्को ने ये भी कहा है न्यूरो राइट्स, मतलब कि मेंटल प्राइवेसी, मेंटल इंटीग्रिटी, कॉग्निटिव लिबर्टी, ये सब न्यूरो राइट्स हैं। एंड ये सब न्यूरो राइट्स जो है बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम यूनेस्को ने ये फ्रेमवर्क लागू किया। अब बेसिकली यूनेस्को के पास क्या प्रेसिडेंट था, मतलब क्या इसके पास रिपोर्ट आई थी? तो ओईसीडी के ने एक फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन न्यूरो टेक्नोलॉजी इन्होंने ओईसीडी ने 2019 में प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतलब ये एथिकल कंसर्न्स जो हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोटेक्स वो रेस किए थे। इसके अलावा यूनेस्को की बायो एथिक्स रिपोर्ट थी, जिसने कि रिकमेंड किया था कि एक ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए स्पेशली फॉर द न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो यूनेस्को के कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। यूनेस्को के कोर प्रिंसिपल्स हैं कि भाई जो न्यूरो टेक्नोलॉजी है इट शुड बी गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिशियंस, यानी कि बेनिफिट मिलना चाहिए। पहली चीज प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरी चीज की मतलब जो आप चाहते हैं टारगेट है और जो आप मेथड यूज कर रहे हैं दोनों में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुई का काम हो और आप तलवार लेकर के आ जाएं। नो हार्म शुड बी डन टू द इंडिविजुअल को हार्म नहीं होना चाहिए। फोर्थ है ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, जो व्यक्ति है उसकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ थॉट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद आपने उस आदमी को ही अपंग बना दिया या उसको आपने बना दिया कि वो ऑटोनॉमी ही नहीं रहेगी उसके अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरल डेटा, मतलब कि उसके ब्रेन के अंदर का जितना भी डेटा आप यूज कर रहे हो उसको फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए हर तरीके की। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूसिविटी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस इंक्लूसिव होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, एपिस्टेमिक जस्टिस होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि चिल्ड्रंस और एल्डरली, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। यह समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशंस हैं कि नो यूज ऑफ ब्रेन और नॉन ब्रेन डेटा फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ऐसा नहीं होगा कि आप अब ब्रेन डेटा आपको मिल गया तो आप उसका यूज करने लगे फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन या कमर्शियल डिसेप्शन, मतलब कि उसको कोई प्रोडक्ट के प्रति वो कर दें या कुछ आप बेचने लगे, मतलब कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना उस डेटा से और उससे पॉलिटिकली उसको मैनिपुलेट नहीं करना। प्लस मेडिकल कोवर्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एंड नो फोर्स्ड ब्रेन डेटा टेस्ट इन एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस, मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट में फोर्स्ड ब्रेन डेटा टेस्ट आपको नहीं लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताया कि इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला एडिटोरियल है द लोअर जुडिशरी लिटिगेशन पेंडेंसी एंड स्टैग्नेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोअर जुडिशरी की, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने ये कहा कि भाई बहुत सारे केसेस हैं जो कि पेंडिंग है बिफोर द लोअर जुडिशरी। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 4.69 करोड़ है ना, यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास आप केसेस मान सकते हैं जो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा ये केसेस की पेंडेंसी का कारण क्या है, मेनली कारण क्या है? सबसे पहले ऑथर ने कहा कि क्लेरिकल और मिनिस्टीरियल बर्डन ऑन द जजेस। कई बार जजेस जो हैं, सबऑर्डिनेट जजेस जो हैं, उनका लगभग सुबह से दोपहर तक का समय तो फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, इशूइंग फ्रेश समन्स, रिसीविंग वकालतनामाज, रिकॉर्डिंग एक्स पार्टी एविडेंसेस, ये सब जो क्लेरिकल वर्क्स हैं इनमें चला जाता है। तो मतलब कि सबऑर्डिनेट
जजेस कई बार क्लरिकल वर्क करते रहते हैं एंड दे हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर एक्चुअल ट्रायल एंड ऑल, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी कम है। तो पहले जो अपॉइंट होते थे जज, वो लगभग 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए था बार में तब, लेकिन अभी कई बार जैसे सिविल जज से जो जजेस आ गए तो उनके पास प्रैक्टिकली दे हैव नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड दे कैन नॉट पास प्रॉपर ऑर्डर्स एंड दे स्ट्रगल विद द वर्कलोड एंड ऑल। तो इस कारण से नए जो इनएडिक्वेट जजेस हैं कई बार उन कारण से भी डिले होता है। इसके अलावा प्रोसीजरल रिजिडिटीज हैं सिविल लॉ में। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे कि 90 डे की डेडलाइन है फॉर रिटन स्टेटमेंट्स, तो इससे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि डिले क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कमर्शियल कोर्ट्स का ये कहना है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है उसका सेक्शन 12 बोलता है कि एक मैंडेटरी प्री सूट मीडिएशन होना चाहिए, मतलब कि ट्रायल से पहले एक मीडिएशन होना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पे पेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे डाइवोर्स केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का होता है, मतलब जो कपल्स हैं अगर इनको किसी को दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है तो भी डाइवोर्स नहीं ले सकते, कूलिंग ऑफ पीरियड पहले 6 मंथ का चलता है, तो वहाँ पे पेंडेंसी हो गई। रेंट एक्ट में बड़ा कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी होती है कि किसका जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि कोई रिटर्न रजिस्टर्ड लीज तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कई बार जुरिस्डिक्शन का इशू हो जाता है। तो रेंट एक्ट के कन्फ्यूजन के कारण ये कुछ सिस्टेमिक इश्यूज हैं जिन कारण से पेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। कई चीज़ें हैं जो कि सजेस्ट की गई हैं फॉर चेंजेस। फॉर एग्जांपल एक जुडिशियल ऑफिसर क्लरिकल कोर्ट की कैपेसिटी में आपको लगाना चाहिए, लो रैंक ऑफिसर होना चाहिए हर केस में, जो कि केसेस बुलाएगा, मिनिस्टीरियल टास्क, समन्स इशू करने का काम, वकालतनामा देखने का काम, है ना। ये सारी चीज़ें जो है एक्सपर्ट एविडेंस नोट करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर आप बना दो क्लरिकल कोर्ट में, यू शुड क्रिएट दैट पोस्ट, ठीक है, लो रैंक में ऑफिसर में, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि लोअर जुडिशरी की जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जैसे कि हाई कोर्ट बेस्ड ट्रेनिंग आप उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो न्यूली अपॉइंटेड सिविल जजेस हैं उनको हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिले, जजमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे लॉयर से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, प्लस वर्क कल्चर भी इम्प्रूव होगा इसका। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटेंट जजेस लॉयर्स को ही जज के रूप में भी अपॉइंट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ये जैसे स्पीडी डिस्पोजल के लिए प्री सूट मीडिएशन, इस पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाया जा सकता है फॉर कंसेंट डिवोर्सेज, अगर कंसेंट वाले डाइवोर्स हैं तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड को हटा सकते हो। और पुअरली ड्राफ्टेड रेंट लॉज में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि रेंट लॉज में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप केसेस लो, कि ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द नीड ऑफ अ सोशल ऑडिट फॉर SIR 2.0। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है पहले बिहार में हुआ, 12 स्टेट्स और यूटीज में हो रहा है, ताकि इलेक्टोरल रोल्स को वेरीफाई किया जा सके। इसमें हमने बहुत बार डिस्कस किया कि हाँ ठीक है भाई, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी पावर्स का यूज कर रहा है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन बना है और उसी के अंतर्गत उसको पावर भी है इलेक्टोरल रोल्स को वेरीफाई करने के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये इंटेंसिव रिवीजन है, हालांकि हर बार इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता है, नॉर्मल अपडेशन होता है लिस्ट का, लेकिन इस बार इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने वही बोला कि किस तरीके से हम इसका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। इस ऑथर इस आर्टिकल में कहा गया, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे आफ्टर दिस, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली बात है देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन एडल्ट इलेक्टर रेशियो, एंड बहुत सारे वुमेन वोटर्स का डिस्प्रपोर्शनेट डिलीशन हो रहा है, मुस्लिम वोटर्स का डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेट नेम्स आ रहे हैं, बोगस एंट्रीज आ रही हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि सामने आ चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इशू ऑफ इम्पार्शियलिटी भी आ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बायस्ड दिख रही है, न केवल दिख रही है, वो प्रॉपर समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि ये बायस्ड हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का रोल बेसिकली ये है कि इस एक्सरसाइज की लीगैलिटी को मॉनिटर करे, बट बहुत सारे कोर इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दूर कर सकता है ना। एंड उसने इसीलिए एक्सरसाइज को कंटिन्यू होने दिया, यही तो रीज़न था। एंड इससे बहुत सारे इश्यूज हुए। एंड अगर आप देखें तो
जो माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, इंटरनल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, वो बहुत है। बहुत सारे लोग उस कारण से भी इसके इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए। एंड ये प्रोसेस जो है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द माइग्रेशन पैटर्न्स, माइग्रेशन पैटर्न को भी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है प्रोसेस। एंड ये इश्यूज बहुत स्टेट्स में देखने गए, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे, बिहार वोटर्स एंड ऑल। एंड लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं SIR में, क्योंकि कोई क्लियर रूल्स नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो ऐसे में ऑथर ने कहा कि इट इज मैंडेटरी टू हैव अ सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट होता क्या है? तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वेयर पीपल ऑडिट द प्रोग्राम्स मेंट फॉर देम, जहां लोग ही ऑडिट करते हैं programs which are meant for them, and it is mandated under article 243A and 243J। तो अगर आप 243A and 243J देखो तो वहाँ पे आपको सोशल ऑडिट के बारे में मिल जाएगा, जहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा एक ये प्रोग्राम है, जहाँ पे लोग ही ऑडिट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, अपने लिए जो होने वाले प्रोग्राम्स हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय CAG ऑल्सो फॉर मास प्रोग्राम मॉनिटरिंग, एंड वी नीड देम इन द इलेक्टोरल रोल्स, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, इस प्रोसेस पे भरोसा आ सके, क्रेडिबिलिटी आ सके, और जो मैनिपुलेशन हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो कम से कम हो सके, ठीक है ना, और इंक्लूजन बढ़ जाए, ताकि जो आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई है, यानी कि 18 साल से ऊपर सबको वोटिंग के अधिकार हैं, वो फुलफिल हो पाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 2003 में अंडर जो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे JM लिंगदो, उनके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया था डिसेंट्रलाइज सोशल ऑडिट। तो एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जाएगा, है ना। एंड इसके थ्रू राजस्थान में अकेले 7 लाख करेक्शन किए गए थे। तो सोशल ऑडिट का भी अपना अलग महत्व है। रिकमेंडेशन ऑथर का यही है कि ECI पहली चीज तो रूल्स बना ले SIR को, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हड़बड़ दबड़ में 10 दिन में जाके SIR करके आ जाए, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा सोशल ऑडिट को मैंडेटरी करें, एंड सिविल सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज से भी कंसल्ट करें, है ना। इतना छुपने की जरूरत नहीं, जब आप सही काम करो तो इतना छुपने की जरूरत नहीं है ना। एंड इट इज नीडेड फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, इट इज नीडेड फॉर इंक्लूसिवनेस, इट इज नीडेड फॉर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत है इलेक्टोरल रोल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इंक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए, एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। अगला आर्टिकल है रिमेंबरिंग बटुकेश्वर दत्त। अब बटुकेश्वर दत्त जी को याद किया जा रहा है, हु वॉज अ फॉरगॉटन रेवोल्यूशनरी। आप सबको पता होगा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी ने एक बॉम्ब फेंका था असेंबली में, सेंट्रल असेंबली जो कि अभी पार्लियामेंट कहलाती है, उसमें एक बॉम्ब फेंका था। और इसमें भगत सिंह के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। एम इसका क्या था? इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाना, और इन ऑर्डर टू मेक द डेफ ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हियर व्हाट द डिमांड ऑफ द पीपल आर। तो है ना, तो ये चीज करना। अब बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म जो था 1910 में बर्दवान डिस्ट्रिक्ट बंगाल में हुआ था। He was a member of HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। कॉमराड इन आर्म्स फ्रॉम भगत सिंह विद भगत सिंह। असेंबली बॉम्ब केस 1929 जो हुआ उसमें उन्होंने टू मेक द डेफ हियर करके उन्होंने सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बॉम्बिंग की थी। हालांकि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था उसमें, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद वो जेल गए, मुल्तान, झेलम, त्रिकोणोपोली, सलेम, अंडमान, एंड मल्टीपल हंगर स्ट्राइक्स भी की उन्होंने। इसके बाद 1938 में वो रिलीज हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, फिर 4 साल की जेल हुई। उसके बाद छूटे तो अंजलि जी से शादी की, भारती उनकी बेटी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बनी। ही फेस्ड सीवियर पॉवर्टी ड्यूरिंग हिज टाइम, गवर्नमेंट भी उनको भूल गई, एंड ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, एंड लास्टली वो बहुत पॉवर्टी में और कैंसर में उनकी डेथ हुई। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है इंडिया ऑयल फर्म्स बैग फर्स्ट एवर US LPG इम्पोर्ट डील। तो इंडिया US LPG इम्पोर्ट डील 17 नवंबर 2025 को यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट अ मेजर LPG इम्पोर्ट डील विद द US गल्फ कोस्ट। तो US के साथ पहली मेजर LPG डील हुई है, जहां पे बेसिकली हमने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट किया है US के साथ। इसका फीचर ये है कि ये 1 साल की ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग 2.2 मिलियन टन पर एनम LPG जो है वो हम इम्पोर्ट करने वाले हैं, है ना। एंड दिस विल अकाउंट फॉर 10% ऑफ इंडियाज एनुअल LPG इम्पोर्ट। तो हमारे LPG इम्पोर्ट का 10% इम्पोर्ट हम US से करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर US LPG इन इंडियन मार्केट। भारतीय मार्केट में US से LPG का पहला स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सिग्निफिकेंस ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलेशन यूएस के साथ स्ट्रेंथन किए जाएंगे, प्लस जैसे डोमेस्टिक जियोपॉलिटिकल अगर कोई रिस्क है तो उसके लिए हम एक रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एक बफर क्रिएट कर रहे हैं, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो भी अच्छा होगा। एलपीजी की बात करें तो इट्स अ मिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस, जिसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन आती हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, ब्यूटेन का है C4H10, एंड इसमें बेसिकली इसका प्रॉपर्टी है कि इट्स अ क्लीन बर्निंग फ्यूल, जिसमें लो SOx है, लो NOx है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब कि हीट अच्छी प्रोवाइड करता है, इजीली लिक्विफाइड अंडर मॉडरेट प्रेशर एंड नॉन टॉक्सिक होती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एक और न्यूज़ जो PIB की थी वो है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट सिक्किम में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट सिक्किम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और याद रखिएगा क्या है ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। इट्स अ फ्लैगशिप एनुअल इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करती है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, और ये इस बार बेसिकली हो रहा है कहाँ पे, आपका सिक्किम में हो रहा है। ये शोकेस करता है इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल को टू द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायर्स एंड ऑल, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और न्यूज़ थी जो PIB में आई थी कि IIT बॉम्बे ने AMVG नाम का AI मॉडल बनाया है, जो कि सैटेलाइट और ड्रोन इमेजेस को इंटरप्रेट करेगा। याद रखिएगा, IIT बॉम्बे ने एक AMVG AI मॉडल बनाया है। IIT बॉम्बे ने AMVG नाम का AI मॉडल बनाया है, जो कि सैटेलाइट एंड ड्रोन इमेजेस को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है ना। एंड इसका AMVG का फुल फॉर्म क्या है? अडेप्टिव मोडालिटी गाइडेड विजुअल ग्राउंडिंग। अडेप्टिव मोडालिटी गाइडेड विजुअल ग्राउंडिंग, इसका मेन काम क्या रहेगा? मेन काम इसका रहेगा AI बेस्ड विजुअल ग्राउंडिंग मॉडल प्रोवाइड करना, या फिर जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं उनको इंटरप्रेट करना। जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि भैया इस मैप से आप बताओ कि कौन कौन से फ्लडेड रिवर्स हैं, कौन कौन से रीजन है, तो वो सारा बता देगा, ठीक है ना। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी जो हिंदू के आज के न्यूज़पेपर में तो नहीं दिखी, लेकिन आनी चाहिए, कल आ जाएगी शायद। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है, इट इज़ द फर्स्ट 6th शेड्यूल ट्राइबल काउंसिल। आप सबको बता दो कि 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में 10 ट्राइबल काउंसिल आती हैं, जिनमें से 3 ट्राइबल काउंसिल असम की हैं, नाम है कार्बी एंगलोंग, दीमा हसाओ एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। मेघालय में 3 है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। मिजोरम में 3 है, लाई, मारा, चकमा। एंड त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये 10 ट्राइबल काउंसिल्स हैं इन 4 स्टेट्स में। उनमें से पहली ट्राइबल काउंसिल बन गई है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, विच हैज फुल्ली डिजिटाइज द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंड रिकॉर्ड्स को फुल्ली डिजिटाइज करने वाली है पहली काउंसिल बन गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको मजा आया होगा आज की न्यूज़ एनालिसिस में। ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने कवर कर लिए हैं, आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।